मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स में एक धारावाहिक कहानी जिसका शीर्षक है एक प्रेम कहानी का 11वां और अंतिम भाग लेकर के आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। अभी तक की कहानी में हमने जाना है कि नायिका ने अपने नायक अनंत को बम्बई बुलाया है और अंत में अनंत बम्बई जाने के लिए राज़ी हो गया है। आज हमें आपके सभी प्रश्नों का उत्तर कहानी का इस सवाल के अंक में मिल जाएगा। तो मैं कहानी आगे सुनाना प्रारंभ करता हूँ। मैं आशी से मिलने अब बम्बई जा रहा हूँ। उसे अब शायद मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। शायद समय ने उसको सभी कुछ सिखा दिया था। मेरी ट्रेन का समय 3 बजे था और मैं किसी भी कीमत पर लेट नहीं होना चाहता था। मैं पहली बार बम्बई आया था और बम्बई के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने इतनी भीड़ भी इससे पहले नहीं देखी थी। मैंने ऐसा शहर भी पहले कभी नहीं देखा था। मैं भी हद पर चारों तरफ देख ही रहा था। भारी बारिश के कारण हमारी ट्रेन 4 घंटे लेट पहुंची थी। मैं भी इधर उधर भटक ही रहा था कि अचानक किसी ने मेरे पीछे से कंधे पे हाथ रखा। मैं पलटा तो राशि मुझसे लिपट गई। मैं भी उससे लिपट गया। क्या मेरी आशी, मेरी दुनिया मेरी बाहों में थी। राशि रो रही थी। शायद आसमान भी उससे रोने में उसका साथ दे रहा था, क्योंकि बम्बई में भारी बारिश हो रही थी। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था और उस पानी में उसके गले मिलते ही उसके सारे गिले शिकवे शायद उसी पानी में बह गए। मेरे पास एक छोटा सा बैग था जिसमें मेरे कुछ गंदे कपड़े और एक डायरी थी जिसमें मैंने अपनी पूरी कहानी ले रखी थी। किसी तरह से भीगते हुए, मुश्किलात करते हुए हम लोग राशि का घर पहुंच ही गए। मैं बाथरूम में चला गया। जब नहा धो करके कपड़े पहनकर मैंने ड्राइंग रूम का जायज़ा ले ही रहा था, अचानक मेरी नज़र पड़ी कि शायद राशि के हाथ में एक कागज का टुकड़ा है और वो उसे पढ़ रही है। और उसको पढ़ने के साथ ही उसके चेहरे के प्रतिक्रिया बदलती जा रही है। उसका चेहरा लाल तमतमाता होता जा रहा है। उसने गुस्से में आंखें तरेड़ते हुए पूछा, ये क्या है अनंत? लेटर, मैंने धीरे से कहा। उसकी तेज और तीखी आवाज निकली, ये तो मैं भी देख रही हूं। अनु, तुम अभी तक मुझे धोखा दे रहे थे। उसका चेहरा रुआंसा हो गया था। वो फूट फूट कर रो रही थी। वो तो तुम इसीलिए मुझे इग्नोर कर रहे थे और मेरे फ़ोन का आंसर भी नहीं दे रहे थे। उसने रोते हुए कहा, तुम काव्या से प्यार करते हो ना? प्लीज़ राशि, मेरी बात समझो। वो बस मेरी एक अच्छी फ्रेंड है। मैं तो उसे अभी भी ढूंढ रहा हूँ। वो तो कहाँ चली गई है मुझे कुछ भी नहीं पता है। उसने जवाब दिया तीखे स्वर में, क्या मतलब तुम उसे अभी तक खोज रहे हो? मैंने उसको समझाने के लिए उसका हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन उसने झटके के साथ मेरा हाथ झटक दिया और बोली, डोंट टच मी अनंत। मैं तुमसे इतना प्यार करती थी। तुम्हारे बिना मेरा एक एक दिन कैसे गुजरा, तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं? तुम नहीं चाहते थे कि हम साथ रहें, तभी तुमने मुझे मुंबई आने के लिए इतना इष्ट किया। मैं भी कितनी पागल हूँ। आई हेट यू अनंत, आई हेट यू। वो जोर जोर से रोने लगी। वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं हो रही थी। उससे गुस्से में बोला, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती, तुम्हारा चेहरा भी नहीं तुम्हारा देखना चाहती। प्लीज़ तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। मैंने कहा, प्लीज़ आशी, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। उसने जवाब दिया, तुम्हारे जो जी में आए करो, मुझसे कोई भी मतलब नहीं है। उसकी आंखों से आंसू झरझर झरझर बह रहे थे। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। मैं सच में चला जाऊं या अभी और रुक के उसके मनाने का इंतज़ार करूं? मैंने भी अपना किस्सा दिखाया। यही तो मैंने भी अपना सु दिखाया। यही तो तुम चाहते हो। उसने आंखें तरीरी। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ। मैंने उसको उसकी डायरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसने हाथ जोर से झटक दिया। अब मेरे सामने कोई चारा नहीं था कि मैं वहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि राशि मेरी कोई भी बात सुनने को एकदम तैयार नहीं थी। मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। मैंने उसे आखिरी बार देखा, अपना बैग उठाया और उससे लेटर लिया और मैं उसके फ्लैट से बाहर आ गया। उसने पीछे से दरवाज़ा भड़ाक से बंद कर लिया।
मैंने एक बार पीछे मुड़ करके देखने की कोशिश की कि शायद राशि मुझे बुलाने के लिए शायद बाहर आई हो, लेकिन मेरा सोचना गलत था। वहाँ कुछ भी नहीं था। मेरे और आशी के बीच में एक गलतफहमी पैदा हो गई थी, जो किसी भी रिश्ते के लिए सबसे बड़ा रोग होती। जब मैंने सैंडी को फ़ोन लगाने के लिए अपना मोबाइल निकाला तो देखा उसकी बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मात्र 120 रुपये बचे थे और मुझे लखनऊ जाना था। बैग एकदम बारिश से भीग चुका था। मुझे डायरी की चिंता सताने लगी। मैंने डायरी निकाली, देखा कि उसके पन्नों की स्याही पानी से भीग के मिट चुकी थी। अब वो डायरी मेरे लिए बेकार हो गई थी, इसलिए मैंने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। मैं उन 120 रुपयों से किसी तरह से रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वहां पर मैंने पता किया तो कोई भी गाड़ी उस समय नहीं थी। गाड़ी अगले दिन सुबह थी। सुबह तक मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। वो इंतज़ार भी ठीक ही था, क्योंकि मेरे पास पैसे तो थे नहीं। पैसे इकट्ठे करने के लिए मुझे अपना मोबाइल फ़ोन बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था। सुबह हो गई, 11 बज गया, तो मैंने देखा बाज़ार में कुछ मोबाइल शॉप थी। मैं वहाँ पर गया और एक काउंटर पर वहाँ पर एक दुकानदार को दिखाया कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, इसलिए कृपया इसको आप खरीद लें। उन्होंने कहा सैमसंग का है, 1200 रुपये से एक पैसा ज़्यादा नहीं मिलेगा, देना हो तो दो, नहीं तो जाओ। मैंने तुरंत हाँ कह दी। मैंने उससे 1200 रुपये वापस लिए, अपना सिम कार्ड लिया और मोबाइल कार्ड लेकर के दुकान से बाहर आया। मैंने पहले भर पेट खाना खाया, टिकट खरीदा और सैंडी को फ़ोन करने के लिए किसी दूसरे सहयात्री से मैंने फ़ोन नंबर लिया। मैंने उसके फ़ोन से सैंडी का नंबर लगाया। सैंडी का नंबर मुझे याद था, क्योंकि उसने एक वीआईपी नंबर ले रखा था। उसने फ़ोन उठाया। उसने कहा यार मैं वापस आ रहा हूँ। उसने कहा क्यों भाई, इतनी जल्दी क्या है, क्या हो गया? मैंने कहा यार कुछ काम था, मैं आकर बताता हूँ। उसने पूछा पैसा तो है ना तेरे पास? और हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, एक गुड न्यूज़ है। उसने कहा मेरे लिए कौन सी गुड न्यूज़ हो सकती है? फिर भी मैंने जानने की इच्छा जताई। काव्या का पता चल गया है, वो बोला। क्या? कहाँ, कैसे? मेरे लिए सच मुझ में एक गुड न्यूज़ थी। जब तुमने मुझे उसके गुमशुदा होने के बारे में बताया, तभी मैंने उसके ईमेल और फेसबुक पर मैसेज किया और फ्लिपकार्ट की तरफ से गिफ्ट हैम्पर देने के लिए। उस पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, पर परसों ही उसके तेरे जाने के बाद उसका रिप्लाई आया। कहाँ है वो? हिमाचल प्रदेश में बद्दी ओमैक्स अपार्टमेंट 4th फ्लोर। वो जिस कंपनी में काम करती है एज ए जनरल मैनेजर। थैंक यू सैंडी, लेकिन तू वापस कब आ रहा है? मैंने फ़ोन काट दिया। अब मेरी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया था। मुझे वो मिल गई थी जिसे मैं पिछले 2 साल से तलाश कर रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं लखनऊ जाने के बजाय हिमाचल प्रदेश जाऊंगा और काव्या से जाकर के मिलूंगा। मैंने हिमाचल प्रदेश जाने वाली ट्रेन का टिकट ले लिया। काव्या ने रहने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह सुनी थी। बड़े बड़े पहाड़ और उसमें बने घुमावदार रास्ते, जो अपने आप में एक एडवेंचर से कम नहीं थे। लोग ऐसी जगहों पर अपनी छुट्टियां बिताने आते हैं, ये तो रहने की जगह है। मुझे उन वादियों में सबसे पहले काव्या को ढूंढना था। मैं उसके ऑफिस में पहुंचा। रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने मेरा नाम रजिस्टर में लिखा और काव्या को फ़ोन करके बताया कि कोई मिस्टर अनंत आपसे मिलना चाहते हैं। उसने कहा उनको अंदर भेज दो। मैंने केबिन का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। वो मुझे दिख गई, वही छोटे बाल। उसकी खूबसूरत ने हसीन फिजाओं का रंग ले लिया था। मेरे सामने काव्या एज ए जनरल मैनेजर मेरे सामने थी। मैंने कहा मे आई कम इन मैम? वो मेरी ओर घूमी और बोली कैसे हो? मैंने कहा तुम तो ईद का चांद हो गई, वो तो फिर भी साल में एक बार दिख जाता है। वो हंसने लगी। काव्या घोष, मैनेजिंग डायरेक्टर। मैंने उसका नेम प्लेट पढ़ते हुए कहा। वो बोली तुम्हारी सीनियर हूँ, कॉल मी मैम। ओ, मैंने कहा ओके हिटलर मैम। उसने घंटी बजाई और प्यून को बुलाया और उससे कहा ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले। अब हम एक आलीशान बंगले में पहुंच चुके थे। उसने मुझे अपनी बूढ़ी दादी से मिलवाया। वो मुझे अपना पूरा घर दिखाने लगी। 4 कमरों का घर, जिसे हरे और आसमानी रंग से सजाया गया था। चारों तरफ फूलों के गमले थे। डाइनिंग रूम में लटकता झूमर, चमकता हुआ फर्श, गद्देदार बिस्तर।
थोड़ी देर बाद दादी आई और नाराज होकर के बोली, अरे पहले उसे खिलाओगे भी कुछ या इतनी दूर से आया है? उसने कहा, चलो तुम मुंह हाथ धो लो, फिर कुछ खाते हैं। सरिता आंटी बहुत अच्छी पकौड़ियाँ बनाती हैं। काव्या ने अपने बीते सालों की बातें बताई और पूछा, तुम्हारा तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होगा ना, कोई जॉब वॉब मिली या नहीं मिली? मैंने कहा, मैं लखनऊ में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। वो बोली, अच्छा पहले अपना मोबाइल नंबर दो। मैंने कहा, मेरा फ़ोन तो खो गया है। क्यों, कैसे? उसने मुझे एक शर्ट दी और कहा, लो तुम्हारी शर्ट गीली है और गंदी भी है, ये वाली शर्ट पहन लो। उसके बाद वो बोली कि तुम तो बम्बई से आ रहे हो। उसके हाथ में मेरा बम्बई से आने का टिकट था। मेरा झूठ पकड़ा गया। मैंने हामी भर दी। मेरा झूठ पकड़ा गया था। क्यों? उसने भौं तानते हुए पूछा। अब मेरे पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने उसे राशि से झगड़े के बारे में सब कुछ बता दिया। वो पूरी तरह से हैरान थी। सॉरी, उसने नीचे देखते हुए कहा, शायद ये मेरे लेटर की वजह से ही हुआ। मैंने कहा, नहीं काव्या, वो मेरे भाग्य में था। उसने पूछा, तो तुम अब क्या करने वाले हो? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं। वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। उसे मेरे प्यार पर कोई भरोसा नहीं रह गया। बट आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट तुम मुझे मिल गई। उसने कहा, अनंत, आई हैव टू गो, कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है, मैं भूल गई थी, मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। उसने अपना ब्लेजर उठाया और चली गई। करीब 2 घंटे बाद मैंने बाहर कार रुकने की आवाज़ सुनी। एक दरवाजे से काव्या उतरी और दूसरी दरवाजे से एक नौजवान निकला। उसने मेरे पास आते हुए कहा, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। उसने साथ वाले लड़के से मेरा परिचय कराते हुए कहा, सिद्धार्थ, ही इज माई ओल्ड कॉलेज फ्रेंड अनंत। हेलो, सिद्धार्थ ने अपना हाथ बढ़ाया। एंड अनंत, ही इज माई पियोन सिद्धार्थ खन्ना। सिद्धार्थ ने पूछा, यहाँ कैसे आना हुआ? मैंने कहा, बस थोड़ा बहुत कुछ काम था और मैंने कहा यहाँ पे काव्या से भी मिल लूँगा। मैं सोच रहा था कि काव्या ने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं कि उसकी शादी तय हो गई है और वो शादी तय करने जा रही है। आखिर उसने बात क्यों छुपाई? क्या मेरे लिए उसके दिल में कोई भी जगह नहीं है? काव्या बोली कि मैंने सिद्धार्थ के विषय में तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। जब मैं पहली बार यहाँ आई तो मुझे यहाँ मेरे बारे में कोई नहीं कुछ जानता था। सिड उस समय मेरा बॉस था और इसके पहले दिन ही काम को लेकर मुझे डांट लगाती थी। काव्या ने सफाई देते हुए कहा। सिद्धार्थ बोला, और अब ये मेरी बॉस हो गई हैं और अब डांट सुनना मेरा काम हो गया है। मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल चुका था। अब मुझे काव्या से कुछ भी नहीं पूछना था। मुझे पता चल गया था कि मैं एक उबाऊ और बोरिंग हूँ, इसीलिए सब मुझसे दूर हो गए। मेरी प्रेमिका दूर हो गई, मेरी सच्ची मित्र काव्या दूर हो गई, मेरे सारे दोस्त मुझसे दूर हो गए। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रह गया। मैं सोफे से उठा। मैंने कहा, काव्या, मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे कल अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे बुरा क्यों लग रहा है। ना तो वो मुझसे प्यार करती है और ना ही उसने मुझसे कोई वादा किया है। काव्या और सिद्धार्थ के रिश्ते की वजह से मेरे अंदर कुछ टूटा सा महसूस हो रहा था। क्या मैं उससे प्यार करने लगा हूँ? नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो बस राशि से प्यार करता हूँ। पर ये कौन सी फीलिंग है जो मुझे काव्या के बारे में बार बार सोचने पर मजबूर कर रही है? मैं उसे सिद्धार्थ या किसी और लड़के के साथ नहीं देखना चाहता। पर मेरे चाहने से क्या होता है? जो सच है वो मेरे सामने है। मैं लखनऊ स्टेशन पर पहुंच चुका था, जो मेरा आखिरी ठिकाना था। मैं अपनी मंजिल से हार कर फिर वहीं पहुंच गया जहां अब मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। सब एक एक करके मुझसे दूर हो चुके थे। अब मैं एक ऑफिशियल लूज़र था जिसके पास न कोई दोस्त है, न कोई ज़िंदगी है, न कोई जॉब है। एक पेपर बेचने वाला लड़का भी मुझसे ज़्यादा अमीर है और वो खुश है। अब मैंने हार मान ली थी। मैं अब एक गहरी नींद सोना चाहता था, ऐसी नींद जिसका कोई अंत न हो, और वो नींद मुझे उस ट्रेन के पहिए के नीचे नजर आ रही थी। मुझे आखिरी बार सूर्यनारायण की वो बात याद आ रही थी जिसमें वो कहा करता था, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। शायद मेरा इस अनंत दुनिया से जाना ही अब अच्छा होगा। मेरे लिए जीने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। मैंने एक लेटर लिखा और वहाँ पर एक लंगड़े भिखारी को दे दिया कि अभी जो आदमी यहाँ पर आएगा उसको दे देना। इसके बाद मैंने सोचा कि लाओ सैंडी को फ़ोन करके मैं बता देता हूँ। मैंने वहाँ खड़े हुए एक लड़के से उसका फ़ोन लिया
और फ़ोन उधर से उठ गया। हाँ जी, कौन? उधर से आवाज़ आई, सैंडी, अगर तुम 15 मिनट में आ जाओ तो अच्छा है, या फिर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर तुम्हें एक बिना पैर वाला आदमी मिलेगा, वो तुम्हें एक लेटर देगा। प्लीज़ मेरा आखिरी काम कर देना यार, मैंने सबको बहुत परेशान किया, पर अब नहीं करना चाहता, मुझे माफ़ करना यार। उसका जवाब सुने बिना ही मैंने फ़ोन काट दिया और जिस लड़के से फ़ोन मैंने लेकर के फ़ोन किया था वो उसे वापस कर दिया। तभी किसी ट्रेन के 5 मिनट बाद ही उस प्लेटफॉर्म पर आने की घोषणा हुई। बस अब मेरी ज़िंदगी में शायद सिर्फ 5 मिनट ही बचे थे, जिसके बाद मैं एक अनंत नींद में सो जाऊंगा। ट्रेन की आवाज़ मेरे कानों में आने लगी थी। मैंने सोचा, लाओ आखिरी बार महादेव को याद कर लूं। मैंने आंखें बंद कर ली और शिव जी का ध्यान करने लगा। तभी एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर पड़ा, जिससे मेरा सिर घूम, मेरे जबड़े बुरी तरह से हिल गए थे। मेरे सामने अनी खड़ा था। उसने मेरी कॉलर पकड़ रखी थी और बराबर मेरे ऊपर घूंसे और लात बरसाया जा रहा। उसने मुझे गाली बकी, साले हरामी कहीं के, लूजर, मरने वाला है, तेरे मरने की वो बात औकात नहीं है, मैं तुझे मरने भी नहीं दूंगा, तुझे तो कोई मरने के बाद भी नहीं पूछेगा। अनी बराबर मुझे गालियां दिए जा रहा था और थप्पड़ पे थप्पड़ मारे दिए जा रहा था। उसने कहा, मर जा जाकर के साले, ऐसे दोस्त हों तो ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम से भागने लगते हैं, बुज़दिल कहीं का। वो तो अच्छा हुआ कि सैंडी का फ़ोन मेरे पास था तो, और मैं यहीं पर स्टेशन के बाहर ही था, मैं आ गया, नहीं तो परलोक सुधार चुका होता। मेरे आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, मैं रो रहा था। उसने फ़ोन निकाला और दूसरे को फ़ोन लाया, बोले, मिल गया साला, यहाँ तुम सब प्लेटफॉर्म 5 पर आ जाओ, इसकी धुनाई करते हैं। मेरे सारे दोस्त वहाँ आ गए थे और हर एक ने आकर के मेरे ऊपर एक दो हाथ तो साफ किए ही थे। अनी बाहर आया और उसने एक ऑटो किया। ऑटो वाले ने कहा 200 रुपये लेंगे। आज पहली बार था जब उसने किसी दुकानदार से या किसी भी ऑटो वाले से मोलभाव नहीं किया, वो तुरंत उसमें बैठ गया। उसने ऑटो वाले से कहा, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान चलो। मैंने कहा, थैंक यू, तुम लोग समय से आ गए। मैं उनसे नज़रें चुरा रहा था। अनी बोला, बेटा अभी तो तू बहुत मार खाने वाला है, तुझे क्या लगा कि तू बिना बताए सैंडी के एक्सीडेंट का यहाँ से पैसे भर देगा, उसके 10,000, और किसी को पता नहीं चलेगा क्या? जो हमारी बातों पर कान लगाए हुए था, सूर्यनारायण बोला, हाँ, ये उस दिन हीरो बनकर निकले और डॉक्टर को सैंडी के एक्सीडेंट के पैसे भरकर न जाने कहाँ चले गए। साले तेरे पास तो उस दिन एक मूवी देखने तक के पैसे नहीं, तो तू लाया कहाँ से इतने पैसे? मैंने जवाब दिया, राशि ने दिए थे। अब की बार सूर्य नारायण ने भी अपने हाथ साफ किए और उसने कहा, ठीक है, अब हम इसको और मारेंगे। पर हम लोग जा कहाँ रहे हैं? मैंने उससे पूछा। मेरे इस सवाल का जवाब देना किसी ने भी उचित नहीं समझा, या वो शायद इसका जवाब देना नहीं चाहते थे। मुझे भी अब कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरे सारे दोस्त मेरे साथ। हम अपने गंतव्य पर पहुंच चुके थे। जब हम गंतव्य के अंदर पहुंचे तो मेरे तो होश ही उड़ गए। ऐसा लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। आखिर ये कैसे हो सकता है? मेरी कहानी मेरे सामने थी। सामने बैनर लगा हुआ था, उसके ऊपर मेरी कहानी का नाम लिखा हुआ था। पर ये कैसे हो सकता है? मेरी डायरी तो मुंबई में डस्टबिन में पड़ी है। वो सब मुझे अंदर ले गए और बाथरूम में ले गए और कहा, नहा धो करके झट से तैयार हो। अब मैं समझ चुका था कि मेरा नावल पब्लिश हो चुका है और आज उसका इनॉग्रेशन फंक्शन है। मुझे सैंडी ने बताया कि वो जिस समय डायरी पढ़ने के लिए ले गया था तो उसने डायरी देने से पहले उसकी सबकी फ़ोटोकॉपी करवा ली थी और उसने 2 महीने पहले ही वो किसी पब्लिशर को छापने के लिए दे दी थी और अब वो वहाँ से आ गई है। सैंडी ने बताया कि थोड़ी ही देर में मेरा इंटरव्यू है, जिसके लिए पत्रकार आने वाले हैं। अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अनिरुद्ध ने इशारों से पूछा। दरवाजा खोलने के लिए सैंडी गया। अब उसकी बारी थी। वो बोला, सो गाइस प्लीज वी वेलकम आशीष शर्मा। दरवाजे से अंदर राशि को आता देखकर सभी एक साथ जोर जोर से हो करके चिल्लाने लगे। मैं उसे लगातार देखे जा रहा था। मैं ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे पहली बार देख रहा हूँ या शायद आखिरी बार देख रहा हूँ। उसने आते ही मुझे फिर से बाहों में जकड़ लिया। उसने कहा, आई एम रियली सॉरी अनंत। उसने कहा, डफर, तुम इतने गुस्से में निकले क्यों? हैं? एक बार भी वापस नहीं आ सकते थे? तुम्हें लगता क्या है कि मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ? और तुमने अपना फ़ोन भी बंद कर रखा था। तुम्हें पता है कि मैं कितना परेशान हो रही थी। वो शिकायत पर शिकायत की जा रही थी और मैं चुपचाप उसकी सारी शिकायतें सुनता जा रहा था।
उसने कहा कि सैंडी ने फ़ोन करके मुझे यहाँ बुलाया तुम्हारे वहाँ से जाने के बाद। चलो आज प्रॉमिस करो कि मैं चाहे कितनी भी गुस्सा हो जाऊँ तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मेरी ज़िंदगी ने एक अजीब करवट ले ली थी। मेरे महादेव ने मुझे सब कुछ दे दिया था। मेरे दोस्त मुझे फिर से मिल गए थे। मैं उन्हें अब कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। मुझे मेरी राशि भी मिल गई थी। मैं अपनी हालत पर हंस रहा था। महादेव ने सब कुछ सही कर दिया। मेरी काव्या भी मिल गई थी मुझे। अब हम स्टेज पर पहुंच चुके थे। एंकर ने आवाज दी, सो गाइज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द ऑथर ऑफ मिस्टर बोरिंग, मिस्टर अनंत. Not is all yours. You can ask your questions one by one. ये बोलते ही पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ा उठा। मैं स्टेज पर पहुंच चुका। मैंने उनके सभी सवालों के जवाब दिए, लोगों को ऑटोग्राफ्स दिए, लेकिन मुझे अभी भी इस बात का जवाब नहीं मिला था कि आखिर मुझे मिस्टर बोर क्यों कहा गया। अभी भी मेरी जिंदगी में मुझे कुछ कमी दिखाई देने लगी, क्योंकि वहाँ पे काव्या की कमी थी। शायद उसके बिना मेरी कहानी का कोई अंत नहीं था। काव्या का ध्यान आते ही मैं कहीं और चला गया था। एक के बाद एक लोग आ रहे थे ऑटोग्राफ के लिए। मैं सबकी किताबों के ऊपर, अपनी किताबों के ऊपर उनके नाम लिख करके दस्तखत करता जा रहा था। अचानक मेरा हाथ रुक गया और मैं हिमाचल में काव्या के सामने पहुंच गया। किसी ने कहा, ऑटोग्राफ प्लीज। मैंने सुना ही नहीं। ऑटोग्राफ प्लीज, उसने सुना ही नहीं। ऑटोग्राफ प्लीज, अब जोर से आवाज आई। जैसे ही जोर से आवाज आई मैंने उसकी तरफ। मैंने पूछा क्या नाम है। वो बोली काव्या घोष। मैंने बिना कुछ सोचे काव्या घोष लिखा और दस्तखत कर लिए। अब वो जोर जोर से लड़की हंसने लगी। काव्या, इसके विषय में सोच रहा था, वो मेरे सामने खड़ी थी। वो बोली पागल। उसने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया, लेकिन मुझे जो असली जवाब चाहिए था उससे लिए बिना मैं आज उसे कतई नहीं जाने दूंगा। उसने आज वही ड्रेस पहन रखी थी जो मैंने उसके बर्थडे पर उसे दी थी। मुझे इस समय कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। मैं तो सिर्फ काव्या का साथ चाह रहा था। मेरी नज़रें उसको ढूंढ रही थी, लेकिन वो भीड़ में कहीं खो गई थी। अचानक भीड़ को चीरते हुए राशि मेरे सामने आई। उसके हाथ में एक लेटर था जिसने कहा कि ये काव्या ने तुम्हारे लिए दिया है। मैंने लेटर उसके हाथ से लगभग छीन ही लिया। कभी कभी जिंदगी हमें एक हसीन पल देती है। हम उसे बड़ी शिद्दत से जीते हैं, उसे महसूस करते हैं और फिर उसे अपना बनाने की कोशिश करते हैं। पर शायद वो लम्हा हमारा नहीं होता, वो कुछ चंद दिनों का ही होता है। कांग्रेचुलेशन अनंत फॉर योर नावल। मुझे तुम्हारे जाने के बाद पता चला, किसी ने मुझे मेल करके यहाँ बुलाया। शायद तुम्हें मुझसे बहुत सवाल पूछने थे। आज मैं तुम्हारे उन सभी सवालों का जवाब दूंगी। मैं एक ज़िद्दी लड़की थी। मैं जो चाहती थी वही करती थी। एक दिन मेरे सभी चाहने वालों ने मुझे धोखा दे दिया। मेरे साथ में एक लड़की पढ़ती थी जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। मैंने उससे पूछा कि तुम हमेशा मुस्कुराती क्यों रहती हो। उसने जवाब दिया, एक लड़का है जिसकी याद मुझे मुस्कुराने पे मजबूर कर। अब मेरी जिद और बढ़ने लगी। मैं चाह रही थी कि वो लड़का मुझे मिल जाए। मैं अनंत को चाहने लगी थी, लेकिन उस लड़की को अपनी गलती का एहसास हुआ, यानी मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में तो कोई और ही था। मैं उसे खुश देखना चाहती थी और मैंने उससे दूर जाने का फैसला किया, और बहुत दूर, जहाँ उसके शब्द भी उस तक ना पहुँच सकें। और वो लड़की कौन थी? काव्या घोष। फिर उसने अपने लेटर के नीचे एक नोट डाला और उसने उसमें लिखा कि मैंने तुमसे कहा था कि राशि ने कहा है कि तुम एक बोर और उबाऊ लड़के हो। ऐसा कुछ भी राशि ने नहीं कहा था। ये तो मैंने सिर्फ तुमको राशि से दूर करने के लिए झूठ बोला था। यू आर माई पास्ट, माई ड्रीम, बट यू आर नॉट माई फ्यूचर। मैं जा रही हूँ, मुझे खोजने की कोशिश मत करना। जब तुम मेरे पास आ गए तो मैं एक बार फिर से खुश हो गई थी। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए वो जुटाया था, लेकिन जब सैंडी ने मुझे फ़ोन करके तुम्हारी कहानी के बारे में बताया कि तुम्हारा राशि के साथ इतना प्रेम है और तुम इस हद तक पहुंच चुके हो कि तुम आत्महत्या करना चाहते हो, उसके बाद ही मैंने अपना निर्णय बदल दिया और मेरा कोई भी मंगेतर नहीं है। सिद्धार्थ को मैंने खाली तुमको दिखाने के लिए, मुझसे आकर्षण दूर करने के लिए कहा।
अगर तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कुछ भी वैल्यू हो तो मेरे लिए तुम राशि का साथ कभी मत छोड़ना। मैं समझूंगी मैंने तुम्हें पा लिया। तुम्हारी काव्या घोष। तो आज की कहानी पूरी हुई। बताइएगा हमारी कहानी कैसी लगी। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो। शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ।